1761 तक। ये भी हम लोगों ने देखा था कि 1761 क्यों लेते हैं, परवर्ती पे मुगल है ना, पानीपत के तृतीय युद्ध को, न कि बैटल ऑफ पलासी या इनके अनुसार बैटल ऑफ बक्सर को नहीं। 61 तो पानीपत ही बस। पानीपत का तृतीय युद्ध उस मध्यकालीन युद्ध की परंपरा का अंतिम युद्ध था और जिसका परिणाम ये आया कि भारत पर कौन शासन नहीं कर सकता। समझ गए। अब यहां से बताया था कि जो प्रश्न बनते हैं इसके बारे में हम लोगों ने लिखा था कि एक प्रश्न जो है वो स्थापना के दिन पूर्व मध्यकाल में और उत्तर मध्यकाल में। समझ गए। अब व्यक्तित्व आधारित यहाँ प्रश्न भी बनते हैं। स्थापना क्या प्रश्न बनता है? अब यहाँ स्थापना से क्या प्रश्न बनता है? तुर्कों की स्थापना, सॉरी ये राजपूत, ये दिल्ली सल्तनत में, है ना, की स्थापना तुर्कों की विजय का परिचय, तो दूसरा पहलू है राजपूतों की पराजय। राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे? अगर प्रश्न रहता है कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, तो जो राजपूतों के पराजय के कारण थे वो शामिल हो जाएगा तुर्कों की सफलता के कारण। सिक्के के दो पहलू हैं, राजपूतों की पराजय के कारण इसी का दूसरा अथवा तुर्कों की सफलता का कारण। सफलता के कारण क्या कारण थे? या दिल्ली सल्तनत की स्थापना, है ना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, सल्तनत की स्थापना के कारण क्या थे? क्या कारण थे? यही प्रश्न बन जाता है। अब जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई तो सल्तनत की स्थापना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या सल्तनत की स्थापना का परिणाम क्या है ना? सल्तनत की स्थापना का भारत पर प्रभाव अथवा परिणाम क्या आया, आउटकम क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया इसका, दिल्ली सल्तनत की स्थापना का? ये होगा। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। अब जैसे राजनीतिक प्रभाव में छोटे छोटे राज्यों की स्थिति, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने युद्ध और विजय के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, तो राजनीतिक एकता की स्थापना, जहां राज्यों की बाहुल्यता थी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट्स था, उसके स्थान पर एक प्रकार राजनीतिक एकीकरण का दृष्टिकोण। इसी से प्रशासनिक दृष्टिकोण, नए प्रशासनिक संस्थान, है ना, इस समय काल में आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, तो नए प्रकार के आर्थिक नियंत्रण का दृष्टिकोण, प्रशासनिक व्यवस्था, राजकोषीय दृष्टिकोण, तो आप देखेंगे एकता व्यवस्था लाया गया, है ना, भूराजस्व प्रशासन के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में एकता व्यवस्था लाई गई थी यहाँ पर ना, जो एक साथ ही राजनीतिक, सैनिक और राजकोषीय दृष्टिकोण का परिचायक है, एकीकरण का परिचायक है, जो पॉलिटिकल भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन या फिस्कल भी इसी के साथ ही। फिर सिक्कों के प्रचलन, है ना, जैसे मोहम्मद गोरी के समय शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। फिर इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया गया। फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आधा और बिक का चलाया जाना, तो ये सिक्कों के प्रचलन। तुर्कों के आगमन के कारण तकनीक में परिवर्तन आया, जैसे सिंचाई तकनीक में परिवर्तन, जैसे सैनिक तकनीक में परिवर्तन, धातु कर्म में परिवर्तन, है ना, वस्त्र के अंतर्गत धातु है ना, कैसे सर? अब गैल्वेनाइजेशन, धातु का पिघलाया जाना, उस पर कलई किया जाना धातु पर, तो इसके कारण जो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया, इन सम्मिलित प्रयासों के कारण भारत में नगरीकरण, एक तरीके से तृतीय नगरीकरण, तीव्र गति से नगरीकरण हुआ। सल्तनत काल में तीव्र गति से नगरीकरण हुआ, राजनीतिक एकीकरण और बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां, कृषि उत्पादन
में वृद्धि हुई, क्योंकि तुर्कों ने नई सिंचाई तकनीक भी लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। मतलब ऐसे ही, मतलब सिंचाई नहीं, मतलब टूल्स भी, जैसे यहाँ सिंचाई के अंतर्गत क्या लाया गया था, साकिया, नौर और साकिया। जैसे पहले रहट से सिंचाई होती थी, यहाँ साकिया था। तो अब बताऊंगा, अब अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, समझ गए? हाँ, तो इसके कारण से आर्थिक उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, और इस आर्थिक समृद्धि का परिणाम था नगरीकरण, तीव्र गति से शहरीकरण हुआ इस क्षेत्र में। तो सल्तनत की स्थापना का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम क्या पड़ा, इसको तो इन डिटेल हम लोग देखेंगे जब क्लास करेंगे, तो टॉपिक में जब आएंगे तो यहाँ, तो इससे रिलेटेड। अब यह है कि सल्तनत काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस प्रशासनिक व्यवस्था में तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल सामान्य प्रशासन, जो सामान्य प्रशासन था, जो सामान्य प्रशासन था, उसको हम लोग देखेंगे। सामान्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और फिर स्थानीय प्रशासन, हायरार्की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना इसको। दूसरा, प्रशासनिक संस्थान के रूप में आप देखेंगे यहाँ महत्वपूर्ण है इक्ता व्यवस्था। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अधीन विकसित इक्ता व्यवस्था, मुगल काल में मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था, है ना, मराठों के अंतर्गत सरंजामी व्यवस्था, दक्षिण भारत में आयंगार व्यवस्था या विजयनगर में नायंकार व्यवस्था, ये महत्वपूर्ण है प्रशासन के अंतर्गत, समझ गए? तो सल्तनत में इक्ता व्यवस्था और मुगल काल में मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था, इंस्टीट्यूशन के रूप में जहां से कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इक्ता व्यवस्था। तो ये प्रशासन के अंतर्गत, समझ गए? हाँ, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्रश्न बनते हैं पीसीएस के दृष्टिकोण से, वो सल्तनत काल में पर्सनैलिटी बेस्ड, व्यक्तित्व आधारित, तो व्यक्तित्व आधारित प्रश्न में, चूंकि छोटे प्रश्न है, तो इल्तुतमिश से शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सल्तनत जो बाह्य क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ था, उससे गजनी या गौर से जो जुड़े हुए क्षेत्र थे, है ना, उससे अलग, और सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करती थी ना। दूसरी तरफ कई प्रकार के प्रयोग भी, तो सल्तनत के अन्य जो दावेदार थे उनको संतुलित कर दिया था। तो कई प्रकार के हैं, यहाँ नीतियां भी आई, क्योंकि उलेमाओं की ओर से प्रस्ताव आया इल्तुतमिश के पास कि यहाँ धर्मांतरण किया जाए। क्या किया जाए? धर्मांतरण किया जाए, कन्वर्जन किया जाए, दारुल हर्ब को दारुल सर्ब में बदला जाए। तो यहाँ इल्तुतमिश ने कहा यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि अभी मुसलमान आटे में नमक के समान है, लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन। ये संभव व्यावहारिक तौर पर में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि उलेमाओं की दिल्ली सल्तनत काल में जो भूमिका थी, तथा जो शरीयत की संकल्पना थी, शरीयत लॉ, ये नहीं चलेगा, समझ गए? हाँ, समय काल में सांस्कृतिक, यहाँ आर्थिक गतिविधियों, एकता व्यवस्था का आप देखेंगे, यहीं से प्रशासनिक केंद्रीकरण, तुर्क के चहलगानी का गठन, इसके बाद आप देखेंगे सिक्कों के प्रचलन, है ना, ये इल्तुतमिश के समय काल में हुए। और सांस्कृतिक कार्यों में देखेंगे आप वास्तु कला के अंतर्गत इल्तुतमिश की भूमिका, है ना। हाँ, जो मोहम्मद इसके द्वारा शुरू किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो शुरू किया गया था इस करने में, तो सांस्कृतिक कल्चर। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है, 200-250 शब्द में इल्तुतमिश को आप लिख सकते हैं, राइट। यहाँ 200 शब्दों 15 नंबर में ये इल्तुतमिश को आप
लिख सकते इसकी हैं। चुनौती और कार्य इसके द्वारा। हाँ, जो भी थे इनके कार्य जो है उसको इल्तुतमिश के बाद आप देखेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से भी प्रश्न बन सकता है पीसीएस में। रजिया का महिला होना ही उसके लिए एक अभिशाप बन गई। योग्यता हो, है ना, के बावजूद रजिया का महिला होना ही उसके लिए अभिशाप बन गई। क्योंकि इल्तुतमिश के जितने भी पुत्र थे उनमें से इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को ही नामजद किया था उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन ये उलेमाओं के लिए, तुर्क कुलीनों के लिए अस्वीकार थी कि एक महिला शासन कर सकते हैं हम लोग पर, और उस महिला के अधीन हम रहेंगे, नहीं समझे, ये अस्वीकार था। इसीलिए वो लाल कपड़ा पहन करके दिल्ली की जनता के समक्ष आ गई थी, रेड यूनिफॉर्म में, न्याय की याचना। काला कपड़ा बताते हैं तो अपने उस पे बैठ के सिंहासन कुर्ता पे पहन के पीसीएस चोगा जिसे कहते हैं। चोगा पीसीएस में क्वेश्चन आता है वही कौन सा है। कलर का, तो काला आता है आंसर तो कोई लिखता है लाल, कोई लिखता है काला। क्वेश्चन था पीसीएस में आया है, देखिए। किस कलर का कपड़ा पहनते हैं? हाँ, लाली कपड़ा मेरे काला दिखाया गया आंसर कन्वर्ट कर दी तो ग्रीन में चेंज कर। अच्छा। पोएम टाइप तो जो भी है रजिया का महिला होना ही जो है उसके लिए अभिशाप बना। लेकिन फिर भी आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में पहली बार एक महिला शासक का होना, रूलर के रूप में था, है ना, ये महत्वपूर्ण। तो यहाँ आप देखेंगे ये रजिया से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे 4 वर्षों के शासन के अंतर्गत पद संतुलित किया हुई। तीसरा, इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है, उससे संबंधित नहीं, तो ये हो सकता है कि बलबन से संबंधित प्रश्न यहाँ आता है। बलबन, तो जो बलबन है 20 वर्ष नायब दीवान के रूप में और 20 वर्ष शासक के रूप में बलबन। नायब दीवान नासिरुद्दीन महमूद, है ना, कि नायब दीवान के रूप में सिर्फ 1 वर्ष इमादुद्दीन रेहान को छोड़ करके, और 20 वर्ष फिर शासक के रूप में, क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ किया था, नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री के साथ दामाद बनता था, और इसके बाद बलबन स्वयं शासक बन गया था। बलबन ही वह शासक था जहां सल्तनत को उसने दशा और दिशा देनी शुरू कर दी, समझ गए। इसीलिए यहां पहली बार जो है बलबन का राजत्व सिद्धांत आता है। क्या आता है? राजत्व सिद्धांत की राज्य क्या है, राजा का पद क्या है, राजा और जनता के बीच संबंध क्या होनी चाहिए, समझ गए। हाँ, उनका तो जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, राजत्व का सिद्धांत है, वो बलबन। अब इन द डिटेल हम बताएंगे कि क्या था राजत्व का सिद्धांत, लेकिन इस राजत्व के सिद्धांत में अपनी नीतियों को सुदृढ़ रूप देने के लिए बलबन ने क्या किया था? रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया था, और द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। कालांतर में बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में इसे अपनाया था, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अपनाया था, जो भी था। तो बलबन ने सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के प्रयास किए, और बलबन की उपलब्धियां रही कि उसने सल्तनत को एक ऐसी स्थिति में ला दिया जहां से सल्तनत अपने स्वयं के विस्तार में सक्षम हो चुकी थी। क्योंकि बलबन की उपलब्धियों के कारण ही अलाउद्दीन खलजी, है ना, विस्तृत साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर पाया, ये बलबन का। तो बलबन की कमी यही रही कि बलबन सल्तनत का तो सुदृढ़ीकरण किया, लेकिन वंश का सुदृढ़ीकरण नहीं कर पाया। तो बलबन से संबंधित प्रश्न आता है। बाह्य आक्रमण भी हो रहे थे दिल्ली सल्तनत पर, खासकर मंगोल इन्वेजन, तो मंगोलों के प्रति सुरक्षात्मक नीति अपनाई, है ना। बलबन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखा। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत ये महत्वपूर्ण है। बलबन की उपलब्धियां, मूल्यांकन, ये इन द डिटेल अपने आप में फुल क्वेश्चन भी आता है ये पर्सनालिटी में। बलबन का 1286 में निधन हुआ। 4 वर्ष के भीतर उस वंश का भी, ममलुक वंश जो बिलोंग करते हैं, ये शासक
उसे गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी, या इलबारी तुर्क थे इलबारी डायनेस्टी, या ममलूक कहलाता है। ये वंश समाप्त हो गया 1290 में और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन का शासनकाल 6 वर्षों का था, 90 से 96, लेकिन यहाँ परिवर्तन आया अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और जिसे इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति की संज्ञा दी है, क्योंकि खिलजी ने सल्तनत के अंतर्गत कुछ नूतन और मौलिक प्रयोग किए, और इन्हीं के अंतर्गत सल्तनत के साम्राज्य का विस्तार हुआ, नए प्रशासनिक संस्थान स्थापित हुए, और जिसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, और इसी से जुड़ा हुआ है खिलजी क्रांति, खिलजी रिवॉल्यूशन, क्योंकि ये सिर्फ वंश का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन था। क्या था? वंश का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन था। अब यही अलाउद्दीन खिलजी से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का फिर से आता है राजत्व सिद्धांत। उसने बलबन के राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन लाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं जो कार्य करता हूं ये धर्म सम्मत है अथवा नहीं है ना। मैं वही करता हूं जो राज्य के हित में होता है, और न जाने खुदा हमें कयामत के दिन इसके लिए क्या शुरू करेगा। समझ गए? तो राज्य हित को सर्वोपरि माना, स्टेट इंटरेस्ट को। तो राजत्व सिद्धांत विस्तृत सैन्यवादी नीति का अनुसरण, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण, तो राजत्व सिद्धांत। अब अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। अभी तक साम्राज्य जो है वो दोआब के क्षेत्र तक था, बलबन के समय काल तक, लेकिन अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में भी सैन्य अभियान किया, और मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में विस्तृत सैन्य अभियान। वैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही देवगिरी का भी सफल अभियान किया था, और उसी देवगिरी अभियान से जब लौट रहा था अकूत धन संपदा लेकर के, तो उसी षड्यंत्र के शिकार के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी का सर कलम कर दिया गया। समझ गए? हाँ। तो साम्राज्य विस्तार, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, इसको हटाता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपने चाचा और ससुर की हत्या करके शासक बना था, इसलिए भली भांति जानता था कि राजगद्दी को चुनौती प्राप्त होती है ना। तो चुनौती क्यों प्राप्त होती है? तो उनका मानना था कि विद्रोह क्यों होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सत्तारूढ़ होते ही विद्रोहों का अध्ययन किया, और विद्रोह के 4 कारणों की बात उन्होंने की कि कोई भी कुलीन, अमीर या व्यक्ति विद्रोह क्यों करता है, सत्ता को क्यों चुनौती देता है। तो 4 कारण क्या थे इनके? कि प्रजा के बीच एक समृद्ध एवं उदंड वर्ग की उपस्थिति। समृद्ध है, उदंड है। समृद्ध है तो उसके पास पैसे है, सेना रख सकता है, और फिर वो गद्दी को चुनौती, सुल्तान को चुनौती। दूसरा क्या? अमीरों के बीच में वैवाहिक संबंध, आपसी मेल जोल, मैट्रिमोनियल अलायंसेज अमंग नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स। इससे क्या होता है? आपस में संबंध और मेलजोल के कारण से, वैवाहिक संबंध के कारण से उनके गठबंधन बन जाता है, कोएलिशन, और वो सुल्तान को चुनौती देता है। तीसरा, सार्वजनिक मद्यपान, पब्लिक कंजम्पशन ऑफ लिक्विड, है ना। सार्वजनिक स्थानों पर मद्य अर्थात शराब, अफीम, भांग, नशीले पदार्थों की बिक्री और उनका उपभोग किया जाना। खाते हैं, पीते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। समझ गए? हाँ। तो इसीलिए सार्वजनिक मद्यपान, समझ गए, ये भी कारण है। और चौथा, सूचना का अभाव। सुल्तान साम्राज्य में क्या हो रहा है, कौन किसके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है, नहीं हो रहा है, सुल्तान को समय रहते हुए अगर सूचना प्राप्त हो जाएगी तो इस पर कार्रवाई कर पाएंगे। इसीलिए सूचनाओं के अभाव, राइट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो ये विद्रोहों के 4 कारण, और इन्हीं विद्रोहों के 4 कारणों के संदर्भ में सुल्तान ने 4 अध्यादेश जारी किए, और 4 अध्यादेश के अंतर्गत सबसे पहले उसने प्रजा के बीच जो एक समृद्ध और उदंड धनी वर्ग था उसे संतुलित करने का प्रयास किया। खूत, मुकद्दम और चौधरी का दमन किया। समझ गए? हाँ, खूत, मुकद्दम और चौधरी का दमन किया, और फिर भू राजस्व के माध्यम से भी आर्थिक समृद्धि को कमजोर कर दिया। दूसरा, अमीरों के बीच में जो वैवाहिक मेल जोल जो थे, जो म्यूचुअल मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे, उसके बारे में यह निर्देश दिया कि सुल्तान की अनुमति के बिना कोई भी अमीर आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। समझे? सुल्तान की अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। और तीसरा, सार्वजनिक जो मद्य निषेध लागू कर दिया, टोटल ड्रग ट्रैफिकिंग इन दिल्ली। गांधी ने इरविन के समक्ष जो 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किए थे, है ना, गांधी प्लेस्ड 11 फ्रॉम डिमांड बिफोर लॉर्ड इरविन, है ना, ऑन 31 जैन 1930। उसमें एक ये भी था, टोटल ड्रग प्रोहिबिशन, है ना, अर्थात सार्वजनिक मद्य निषेध लागू हो। तो ये अलाउद्दीन खलजी ने राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर जो नशीले पदार्थ हैं, शराब, मदिरा, भांग, है ना, उसकी बिक्री को बंद कर दिया, उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा, सूचना का अभाव जो था, तो इसके लिए उसने एक सशक्त गुप्तचर प्रणाली, स्पाई, इसके लिए उसने बरीद और मुनियान जैसे गुप्तचर प्रणाली को दी, और डाक प्रणाली, ताकि कहीं से भी सूचना प्राप्त हो जाए। तो प्रशासनिक सुधारों में आप देखेंगे विद्रोह के कारण, विद्रोह के दमन करने के उपाय। तो 4 कारण 4 उपाय, समझ गए? 4 कारण है, तो चारों को विद्रोह के शमन के और क्या उपाय। लिख सकते हैं सर? क्या, किसमें? अगर क्वेश्चन केवल यही रहा, क्वेश्चन ऐसे रह ही नहीं सकता है। प्रशासनिक सुधार में और भी चीजें होगा। प्रशासनिक सुधार है ना, ऐड कर देगा। प्रशासनिक, हाँ बिल्कुल, विद्रोह वाले ये तो नहीं देगा ये प्रशासनिक। तो एक तो विद्रोहों के दमन करने के उपाय, दूसरा क्या रहेगा, तो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खलजी का सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खलजी का सैन्य सुधार। अब सैन्य सुधार को द डिटेल हम लोग देखेंगे। सेना को जागीर के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की उसने, घुड़सवार सेना, है ना, केंद्रीय सैनिक, है ना, विभाग की स्थापना, दीवाने आरिज और आरिज ममलकात उसका प्रधान होता था, स्वयं सेना की भर्ती में रुचि लेता था, दाग, घोड़ों की दाग और सैनिकों के हुलिया लिखने की डिटेल एक्सप्रेशन, हाँ, और नगद वेतन दिया जाना, कैश पेमेंट, इससे। तो ये सैन्य सुधार। इसके बाद अलाउद्दीन खलजी का जो आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत भू राजस्व सुधार। सबसे अलग अलग प्रश्न रह सकता है, समझ गए? भू राजस्व सुधार, अलाउद्दीन खलजी का बाजार नियंत्रण की नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बताया मार्केट रेगुलेशन, जिसमें सुनिश्चित मूल्य, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस का सहारा लेकर के विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित कर दिया गया था, है ना, और उसके लिए बाजारों की स्थापना की गई थी, आपूर्ति पक्ष को सुनिश्चित किया गया था, और प्रशासनिक उपाय के अंतर्गत कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने का प्रयास किया गया था। समझिए? तो अलाउद्दीन खलजी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि बड़े प्रश्न भी और ये छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं उनकी नीतियों से। पहले भी बताया था, अलाउद्दीन खलजी, खलजी क्रांति, अलाउद्दीन खलजी के राजत्व संबंधी विचार क्या थे, है ना, हाँ। तो सिकंदर ए सानी, दूसरे सिकंदर की बात, विश्व विजय की सपना, एक नए धर्म चलाने की भी बात करता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के सलाह पर उन्होंने दोनों ही योजनाओं को परित्याग कर दिया। समझिए? हाँ, उलेमाओं को अधीनस्थ स्थिति में लाया था, राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करने दिया। तो ये चीज बाजार नियंत्रण, ये अलाउद्दीन खलजी से ये संबंधित प्रश्न हो सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? अब सांस्कृतिक उपलब्धियों को नहीं लेते हैं क्योंकि ये धारा ही अलग है, समझ गए ना, हाँ, और समाजवाद।
अलाउद्दीन खलजी से ये, उसके बाद आप देखेंगे 1320 वर्षों का शासनकाल अलाउद्दीन खलजी का रहा, 1296 से लेकर 1316 तक का। तो उसके बाद 4 वर्षों के भीतर कुतुबुद्दीन मुबारक खलजी हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी भी समाप्त हो गई और गाजी मलिक ने क्या किया, तो तुगलक वंश की स्थापना की 1320 में। तो उसका शासनकाल 5 वर्षों तक चला, कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आए, लेकिन गाजी मलिक का पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सत्तारूढ़ हुआ और उस समय काल में फिर से एक बार शासन में मौलिक परिवर्तन आए। तो 1300 इसके बाद जो डायनेस्टी है वो तुगलक डायनेस्टी है। अब यहाँ फिर से पर्सनैलिटी बेस्ड मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी। अब एमबीटी की जो प्रोजेक्ट्स हैं की परियोजनाएं, इससे संबंधित प्रश्न, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में दिल्ली सल्तनत भारत व्यापी साम्राज्य का रूप धारण कर चुकी थी, है ना। सल्तनत का निरंतर विस्तार हुआ था, क्लियर है। दक्षिण भारत के क्षेत्र जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजित किए गए थे, वो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके संदर्भ में टैक्स पेयर स्टेट, उसे सबऑर्डिनेट बना करके छोड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी लेफ्ट देम टू सुजरेंटी की बात की थी, अधीनस्था की बात की थी। अब इसने क्या किया, तो उनको मिला लिया। इसीलिए सुल्तान के समक्ष चुनौती क्या थी कि जो नए विजित क्षेत्र हैं मिलाए गए हैं, उसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना और इसके लिए नए प्रकार के प्रशासनिक उपाय करना। क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो योजना बनाई थी वो योजना भंग हो गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही वो योजना जमींदोज हो गई। समझ गए। सुल्तान को नए प्रशासनिक उपाय की आवश्यकता थी। तो बिन तुगलक की परियोजनाएं, जिसमें राजधानी में परिवर्तन, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान कराची अभियान, ये 4 प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन सुल्तान के समक्ष जो चुनौतियां थी, इनके अंतर्गत अन्य प्रकार की भी नीतियों के अपनाए जाने की आवश्यकता थी। नहीं समझे। जैसे शासक वर्ग के शासन के सामाजिक आधार का विस्तार, अभी तक सिर्फ मुट्ठी भर तुर्क कुलीनों के हाथों में सत्ता थी। प्रादेशिक विस्तार हुआ था, इसीलिए शासन में भारतीयों को शामिल करना, निम्न कुल के जो हिंदू थे अर्थात जो धर्मांतरित मुसलमान थे उसको भी अमीर वर्ग की श्रेणी में लाना, मतलब एक नए प्रकार के ब्यूरोक्रेसी को क्रिएट करना जो होमोजीनस के स्थान पर हेट्रोजेनस हो, अर्थात विषम जातीय कुलीन वर्ग संगठन तैयार करना। दूसरा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करना, क्योंकि सल्तनत का विस्तार काफी अधिक हो गया था। शासक वर्ग का धर्म जो था वो इस्लाम था और शासित जो थी वो बहुसंख्यक, वो हिंदू धर्म। इसीलिए एक जो संदेह की स्थिति थी उसको दूर करने के लिए सुल्तान को धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करना था। अतः सुल्तान ने अन्य धर्मों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। समझ गए। जैसे हिंदुओं के पर्व त्योहार में भाग लेना, है ना, होली दिवाली जैसे पर्व त्योहार में भाग लेना, खासकर होली खेलता था। मंदिरों को अनुदान देना, हिंदू और जैन मंदिरों को अनुदान दिया, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय दिया। क्योंकि सुल्तान इस बात से भलीभांति परिचित था कि अभी मुसलमानों जो शासक वर्ग से हैं उनकी स्थिति अल्पसंख्यक है और शासित बहुसंख्यक है, जहां सिर्फ इस्लाम के वर्चस्व को कायम नहीं रखा जा सकता है और धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक सक्रिय विदेश नीति का अनुसरण किया गया, है ना। पहली बार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने एक सक्रिय विदेश नीति का अनुसरण किया, एक एक्टिव फॉरेन पॉलिसी का। कई देशों के साथ में दूत मंडल भेजे गए, वहां के डिप्लोमेटिक रिलेशन। उसी समय काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसकी पुस्तक किताबुल रेहला है। क्या है? रेहला है, मोरक्को का यात्री। और उससे हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है फॉरेन अकाउंट्स के रूप में। चलिए, बाद में उसे चीन भेजा गया था, दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, है ना, दूत मंडल बना करके। जो भी है उसको देखेंगे डिटेल में, जब हम आएंगे तो देखेंगे। यहाँ तो एमबीटी किससे संबंधित है। अब इसका मूल्यांकन, परियोजना एक से एक विफल हो जाती थी। इससे निराशा का दृष्टिकोण, प्रजा में असंतोष, कुलीन वर्गों में असंतोष, उलेमाओं में असंतोष, सहयोग नहीं प्राप्त हो पाया और
इनका शासनकाल विद्रोहों और उपद्रवों का शिकार हो गई और ऐसे में ही इतिहासकारों ने इनका मूल्यांकन किया है और सुल्तान के बारे में कहा गया है कि ये विधर्मी है, रक्त पिपासु है और अंग्रेजों ने पागल तक कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। सुल्तान के मूल्यांकन के लिए नए मानदंड, नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है ना। इस आधार पर सुल्तान का मूल्यांकन, क्योंकि सुल्तान की जो नीतियां थी वो महत्वाकांक्षी थी, है ना। उन नीतियों के उद्देश्य क्या थे और उन नीतियों को लागू करने के लिए जिस सहयोग की अपेक्षा थी वो सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया और परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं थी। सुल्तान यद्यप समय से आगे था, ठीक था, लेकिन उन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही मूल्यांकन किया जा सकता है। समझ गए? हाँ, अति शीघ्रता का दृष्टिकोण था, इसे नकारा नहीं जा सकता। उसके कमजोर पक्ष ये थे। और दूसरा जो है, इसके बाद जो है इनका शासनकाल 26 वर्षों तक चला, 1325 से लेकर 1351 तक। इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना। अब जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना, हाँ, चचेरा था मतलब सर इनके पिताजी के भाई पड़ता था। हाँ, शाह तुगलक शासक बना। अब फिरोज शाह तुगलक से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि फिरोज शाह एक बार प्रश्न पूछा है कि फिरोज तुगलक और ओवरशैडोड बाय एमबीटी, फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से आच्छादित हो गया। फिरोज तुगलक और ओवरशैडोड बाय एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक से आच्छादित हो गया है। आच्छादित से तात्पर्य ये था कि फिरोज तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक से जो समस्याएं देन में प्राप्त हुई थी, उन्हीं समस्याओं को